अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारी डिस्कशन कल लेबर कॉस्टिंग के एरिया पे चल रही थी और हमने लेबर के रेमुनरेशन प्लान्स को देखा था, जिसमें टाइम बेस्ड, पीस रेट और पीस रेट विद गारंटीड वेज, तीन तरह के हमारे रेमुनरेशन प्लान थे जिन पे बात की थी। फिर हमने इंसेंटिव प्लान्स को डिस्कस किया था कि वर्कर्स को एडिशनल फाइनेंशियल रिवॉर्ड ऑफर करके मोटिवेशन बढ़ाने से हम उनकी प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, विच शुड अल्टीमेटली रिजल्ट इन रिड्यूस्ड कॉस्ट पर यूनिट एंड इंक्रीज्ड प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उस पर हमने डिफरेंट इंसेंटिव प्लान्स पे बात की थी। हाई डे रेट सिस्टम था, इंडिविजुअल बोनस था, ग्रुप बोनस था, प्रॉफिट शेयरिंग था और शेयर इंसेंटिव। ये 5 हमने तो हेडिंग्स के तहत प्लान डिस्कस किए थे। और फिर हमने जब एक्टिविटीज शुरू की थी तो लास्ट हम एक्टिविटी जो 4 कर रहे थे उसमें एक छठा इंसेंटिव प्लान आया था, दैट वाज रेमुनरेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम सेव्ड। रेमुनरेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम सेव्ड, ये एक छठा बोनस प्लान आ गया था कि हम टाइम सेव्ड कैलकुलेट करके वहां से उसके ऊपर बोनस मुहैया कर रहे थे। तो कोई सवाल कल की डिस्कशन से? अभी हमने इलस्ट्रेशन 4 जो देख रहे थे उसको कंप्लीट भी करना है और आगे भी चलना है। आगे चलने से पहले एक छोटी सी बात, टेस्ट आपके 2 हो चुके थे, उनकी डिस्कशन ड्यू थी। तो हमारी टेस्ट डिस्कशन का पैटर्न जो बेटा रहेगा वो आप टेस्ट दे चुके होते हैं, आपको मार्क टेस्ट मिल जाता है, आपको आंसर्स मिल जाते हैं, उसके बाद हम डिस्कशन के लिए मिलते हैं। तो डिस्कशन का पैटर्न हमारा रहेगा कि आपको जब मार्क्ड आपकी शीट मिल गई, आपको जब आंसर मिल गया, तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपनी मार्किंग को असेस कीजिए सॉल्यूशन से कंपेयर करके और देखिए व्हाट मिस्टेक्स डिड यू मेक। तो अगर तो आप अपने खुद सेल्फ रिव्यू से वो मिस्टेक्स दूर कर पाते हैं, समझ पाते हैं, एक्सेलेंट वर्क, यू विल लर्न मोर। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आपको समझ ना आए कि व्हाई दीज आर द मिस्टेक्स, व्हाट डिड यू डू रॉन्ग देयर। तो उसके लिए हमारा टेस्ट डिस्कशन सेशन हुआ करेगा। हम जो टेस्ट डिस्कशन सेशन जब कहेंगे जी टेस्ट डिस्कशन है, जैसे आज आई वांट कि हम टेस्ट 1 और टेस्ट 2 की बात करें, तो इसका मतलब है कि टेस्ट 1 और टेस्ट 2 के आंसर्स में आप अपनी गलतियां आप जो ट्रेस नहीं कर पाए, इंक्वायर मी अबाउट दोज एरर्स। जी, तो क्या है टेस्ट 1 टेस्ट 2 की गलतियां जो आप ट्रेस नहीं कर पाए, आपको समझ नहीं आई, क्या गड़बड़ है? जी बेटा, आज पढ़ा दें क्योंकि आज आपने टेस्ट मैच नहीं किया। अच्छा, टेस्ट मैच नहीं किया, चलें हम देख लेते हैं। टेस्ट डिस्कशन हम कल पे ले जाते हैं, आज हम पढ़ाई कर लेते हैं। लेकिन एक बात और भी जो बताने की है बेटा, टेस्ट और असेसमेंट का शेड्यूल आपको दिया गया है टू पुश यू फॉर रेगुलर स्टडीज, ताकि आपको थोड़ी सी पुश रहे रेगुलर स्टडीज की। क्योंकि मैं रिपीटेडली आपको बता चुका हूँ, बाकी भी टीचर आपको बताते होंगे, इफ यू आर नॉट रेगुलर इन योर स्टडीज, मतलब आप क्लास के साथ नहीं पढ़े, वीकली टेस्ट के लिए दोबारा नहीं पढ़े, रोज का रोज काम नहीं करो, वीकली टेस्ट के लिए तैयार ना करो, असेसमेंट के लिए तैयार ना करो, टर्म टेस्ट के लिए तैयार ना करो, जब तक ये 3 रिवीजन कोर्स खत्म होने से पहले आप नहीं करते, आखिरी महीने में आप अपनी तैयारी को पास लेवल पे नहीं ले जा सकते। ये चीज जहन में बिठा लीजिए। अगर आप चाहते हो कि आखिरी महीने में हम इतनी तैयारी कर पाएं कि हम आसानी से पास हो जाएं, कॉन्फिडेंस से पास हो, तो उसके लिए जरूरी है कि आप पूरे सेमेस्टर में, पूरे 4 महीने जो क्लासेस चल रही हैं, इनमें टूटी फूटी जैसी भी एफर्ट है करते रहो कि भाई मैं रेगुलरली रोज का काम रोज करूं, जो कमी बेशी रह जाए उसको वीकेंड पे पूरा करूं, हर हफ्ते टेस्ट आ रहा है उस टेस्ट की तैयारी करूं, असेसमेंट मंथ एंड पे आ रही है उसकी तैयारी टूटी फूटी सही रिवीजन की हद तक करूं, क्लासरूम लेक्चर नोट्स पढ़ के बैठूं, कुछ ना कुछ क्लासरूम में जो सवाल किए वही करके बैठ जाऊं, नहीं सवाल कर पाता तो उन्हीं सवाल नोट्स को पढ़ के इलस्ट्रेशन को, क्लासरूम के क्वेश्चन उन्हीं को करके बैठो। ज्यादा सवाल करो अच्छी बात है, लेकिन जैसे भी है कोशिश करो, इंटेंशन ये अलाइव रखो अपनी कि मुझे बैठना है टेस्ट में, मुझे असेसमेंट में बैठना है। जैसे मुझे जो आती क्लास में फीडबैक मिली कि यस्टरडे अटेंडेंस वाज लेस देन 50% इन द असेसमेंट जो हमारी हुई, तो विच इज नॉट गुड फॉर यू। इफ यू आर सीरियस अबाउट योर स्टडीज,
तो फिर बेटा आपको सीरियसनेस शो करनी है। असेसमेंट के लिए एक ही टाइम अलॉट किया हुआ था, मतलब बाजू का जितना होता है कि उस टाइम पे क्लास हो रही होती है दूसरी जगह, तो वो उनको बोला था, तो उन्होंने बोला था कि आप कर लीजिएगा टेस्ट देखिए और मैं आपको भेज दूँगा, वो आंसर शीट भेज दूँगा, आप खुद ही टैली कर लीजिएगा, खुद ही मार्क कर लीजिएगा, खुद ही मार्क कर लीजिएगा। आपको ऑप्शन दी गई थी कि आप बेटा इसमें थोड़ा सा हम कह लें कि असेसमेंट को हमने कोशिश की कि आपको एग्जाम के करीब लेके जाएं ताकि अनसीन वाली इन्वायरमेंट क्रिएट रहे, क्योंकि जब असेसमेंट आपको फ्री ऑप्शन दी जाती है तो फिर यही होता है कि बच्चे फिर एक ना चाहते हुए, जब आपको पता कि क्वेश्चन पेपर मार्केट में अवेलेबल है तो ना चाहते हुए बच्चे उसको देख लेते हैं, ठीक है। मतलब उससे ये कि हमें कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन एज एन इंस्टीट्यूट लेकिन हमें लगता है कि स्टूडेंट का फायदा कम हो जाता है। जब स्टूडेंट एक सवाल को देख के साथी से डिस्कस करके असेसमेंट में बैठा तो उसका जो बेनिफिट है जो एक्टिविटी से वो रिड्यूस हो जाता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं आप कमिटेड हैं और आप इसको ही करना चाहेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी विल सूट यू, तो आई रिक्वेस्ट मैनेजमेंट कि इसको रिकंसिडर करें कि लास्ट सेशन तक ये यूज्ड टू बी फ्लेक्सिबल, इसी सेशन में थोड़ा सा इसको लॉक करने की I will request management to make it flexible from the next assessment ताकि ज़्यादा बच्चे इसमें appear हो सके इंशाल्लाह, ठीक है। But again having said that intention आपकी तरफ से होनी चाहिए। अगर आप इसको लेके नहीं चलेंगे, बार बार चीज़ों को देख के नहीं चलेंगे, बेटा मैं आपको चीज़ और बता दूं, मैं जैसे भी मेरी जो आप लोगों से स्टूडेंट के साथ एक थोड़ी सी जंग रहती है कि मैं आपको पढ़ने की तरफ, रीडिंग की तरफ लाना चाहता हूं और मैं आपको एम्फसाइज करता हूं चीज को पढ़ो। मैंने अभी भी बोला कि भाई नोट्स पढ़ के इलस्ट्रेशन देख के टेस्ट में बैठ जाओ अगर सवाल करने के टाइम नहीं मिल रहे, क्योंकि नोट्स पढ़ना इलस्ट्रेशन देखना ज्यादा अहम है सवाल करने से, क्योंकि नोट्स पढ़ना, इलस्ट्रेशन करना आपको कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग देते हैं और बगैर कॉन्सेप्ट समझे अगर आप सवाल करते जाओ तो वो रट्टे की तरफ ले जाते हैं आपको, कि सवाल पढ़ा जवाब याद कर लिया उसका, उस तरफ चले जाते हो। अगर आपको बेस कॉन्सेप्ट से नहीं पता, अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप हर सवाल के आंसर्स को इन द शेप ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट देखते हो कि ये हमने वो जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसके तहत ये ट्रीटमेंट ऐसे हो रही है, वो जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसके तहत हम ये यहाँ पे ये काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप रीडिंग से भागते हो और कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में माइंड इस्तेमाल करने से भागते हो तो बेटा अनफॉर्चुनेटली लेट मी से दैट यू विल नेवर बिकम अ गुड, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट तो शायद बन जाओ रट्टे मार के, शायद 5 साल के बजाय 10 में, 12 में, 15 में शायद पास हो जाओ। शायद मैं बार बार वर्ड शायद बोल रहा हूँ क्योंकि रट्टे से चार्टर्ड अकाउंट बनता मैंने देखा नहीं है किसी को, लेकिन शायद आपकी किस्मत हो तो आप बन भी जाओ, बट यू नेवर बी अ गुड प्रोफेशनल। आप कभी भी एक अच्छे प्रोफेशनल नहीं बनोगे। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की पहचान उसका वो डिग्री या पीस ऑफ पेपर नहीं होता। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की पहचान उसकी एबिलिटी टू वर्क होता है, उसकी एबिलिटी टू परफॉर्म होता है, उसकी एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन होता है थ्रू हिज एक्सपर्टीज। और वो तब तक नहीं आती जब तक आपको दिमाग इस्तेमाल करने की आदत ना हो। और मैं चूंकि अनफॉर्चुनेटली आपका कॉलेज के बाद का जो अगला सफर होता है, फॉर्चुनेटली मैं कहूँ या अनफॉर्चुनेटली कहूँ, मैं उसमें भी आपके साथ होता हूँ, तो आई सी मैनी स्टूडेंट ड्यूरिंग आर्टिकल्स, और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हमारे बच्चे जिस अंदाज में पढ़ाई करके निकल रहे होते हैं, दे डोंट वांट टू अप्लाई देयर माइंड, दे डोंट नो हाउ टू यूज देयर माइंड। लकीर के फकीर होते हैं, रट्टे लगा के पेपर पास किए होते हैं, रट्टे आपके दिमाग को मफलूज कर देते हैं। और जब आप प्रोफेशनल होते हैं तो प्रोफेशनल का काम ही नॉलेज की बेस पे डिसीजन लेना होता है। वो ऑडिटिंग के डिसीजन है, वो रिपोर्टिंग के डिसीजन है, वो बिजनेस डिसीजन है, कॉस्ट मैनेजमेंट, अकाउंटिंग या फाइनेंस के बिजनेस डिसीजन, जो भी आपने डिसीजन लेने हैं उसके लिए दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है, लॉ पढ़ना पड़ता है, कभी स्टैंडर्ड्स पढ़ने पड़ते हैं, इतनी मोटे मोटे 4-4 सफ़े या 20-20 सफ़ों की डॉक्यूमेंट पढ़नी पड़ती है, फिर जाके कोई एक एंट्री में हम फैसला कर पाते हैं कि सेंट्री को कैसे ट्रीट होना चाहिए। 4-4 किताबों में 10-10 सफ़े पढ़ने पड़ते हैं, फिर बाद का टेक्निकल इशू होते हैं, 2-4 लोगों से डिस्कस करना पड़ता है, फिर हम फैसला कर पाते हैं कि हम इसको कैसे ट्रीट करना है। और आप लोग चाहते हो आपको टीचर पता है डेबिट क्या होना, क्रेडिट क्या होना, काम खत्म हो जाए। तो दिस इज नॉट हाउ द रियल लाइफ गोज ऑन। रियल लाइफ में के लिए आपको तैयार होना है, और उसके लिए क्या तरीका है, किताबें पढ़ो, असूल सीखो और उन असूलों को अप्लाई करने की आदत डालो, क्योंकि रियल लाइफ में यही होना है।
आपको उसूल आने चाहिए, उसूल पढ़ने की आदत होनी चाहिए और उसूलों को पढ़ के उनको अप्लाई करने का कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। तो ये चीजें अभी से सीखोगे तो ही आगे चल पाओगे। पढ़ाई भी आसान होगी इससे, ऐसा नहीं कि इससे पढ़ाई मुश्किल हो जाती है। पेपर मुश्किल से पास होते हैं, रट्टे से आसानी से पास होते हैं। पेपर भी इसी तरीके से अच्छे आसानी से पास होते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी से, रीडिंग करके समझ के पढ़ने से पेपर आसानी से पास होते हैं। पेपर भी पास होते हैं और आप अच्छे वर्कर, अच्छे प्रोफेशनल भी बनते हो, जो कि एक सीए की मेन रिक्वायरमेंट होती है। डिग्री के बारे में कहा जाता है जो सर्टिफिकेट आपका ना, दैट इज जस्ट द एंट्री टिकट। जॉब के इंटरव्यू की सीट का एंट्री टिकट है वो, जॉब का भी नहीं है, इंटरव्यू की सीट का एंट्री टिकट है। वहां तक पहुंचोगे आप, उसके आगे जॉब मिलना वो आपकी स्पीकिंग पावर आ जाएगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल आ जाएगी। लेकिन जॉब रहेगी कि नहीं रहेगी आपके पास, जॉब में तरक्की कितनी करोगे, ये डिपेंड करेगा काम कितना आता है आपको। हो सकता है आपने सीए कर लिया, आपने इंटरव्यू भी राम कर लिया, अपने सुपीरियर को जो इंटरव्यू लेने वाले थे, काम नहीं आता आपको, तो दिनों में पता लगता है। और कोई भी एम्प्लॉयर काम के बगैर पैसे नहीं देता। एम्प्लॉयर अपने बेनिफिट के लिए आपको हायर कर रहा है, आपकी सर्विसेज ले रहा है जिससे इनके इदारे को फायदा हो। एंड इफ यू डोंट हैव द एबिलिटी टू गिव दोज सर्विसेज, नो वन इज विलिंग टू पे यू। हायर कर लिया, वो कहेंगे सॉरी जी गलती होगी, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, तो बेटा आप इस प्रोफेशन में आए हैं तो इस प्रोफेशन की नीड को समझिए। और इस प्रोफेशन की नीड है माइंड इस्तेमाल करना सीखना है हमने। जो पीछे 14-15 साल हम एक गलीज सिस्टम ही कहूँगा, स्टडी सिस्टम में हम रहे हैं, जिसमें हमें दिमाग इस्तेमाल करने से दूर रखा गया है, जिसमें हमें रट्टा लगाने की आदत डाली गई है। अब उस चीज से निकलना है हमने। 14 साल की चीजों को, 14 साल की हैबिट्स को छोड़ना है और पढ़ने की आदत डालनी है। और अगर आपकी लाइफ में, प्रोफेशन में स्टडी इज द प्रायोरिटी, आपका कैरियर इज द प्रायोरिटी, देन यू मस्ट प्लान अगले 4-5 साल आपके कैसे गुजरने चाहिए। 5 साल के लिए आपको अपनी प्लानिंग, अपने आप को रेगुलेट करना पड़ेगा। अगर आपने ये टाइम अपने आप को वक्त के धारे पे छोड़ी रखा, जो दिल करता करते रहे, जो दोस्त कर रहे हैं उनके साथ जो वो कर रहे हैं करते रहे, सारी जिंदगी पछताते रहोगे। 5 साल अपने आप को रेगुलेट कर लो कि यार मैंने पढ़ना है और सीखना है काम। तो ये आपको एक पीस ऑफ पेपर, एंट्री टिकट भी मिल जाएगा और हुनर भी मिल जाएगा, जो सारी जिंदगी आपके लिए बहुत अच्छा रेमुनरेशन का बाइस बनेगा। लेकिन अगर आपने ये अगले 4-5 साल ना स्पेंड किए, अच्छे प्लान अच्छे ना किए, डिसिप्लिन ना दिए अपनी लाइफ को, तो बहुत ज्यादा पछतावा आ सकता है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। अल्लाह ताला ना करे ऐसा वक्त आए, लेकिन आई एम अफ्रेड, क्योंकि मैंने ऐसे होता देखा है बच्चों को, अपने साथियों के साथ देखा है, अपने दोस्तों के साथ देखा है, दोस्तों को देखा है, और अपने स्टूडेंट्स को भी देखता हूं मैं, जो अनफॉर्चुनेटली डी ट्रैक हो जाते हैं, सही रास्ते पे नहीं चल पाते, कभी पढ़ाई नहीं सही कर पाते, कभी काम नहीं सही सीख पाते। दोनों चीजें आनी चाहिए आपको, पढ़ाई भी होनी चाहिए, काम भी आना चाहिए, फिर ही आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन पाते हैं। ठीक है, और ये रवैया आप अभी से ठीक करना शुरू करेंगे तो ही आगे चल के बातें ठीक रहेंगी। अच्छा जी, हम डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। हम इलस्ट्रेशन 4 कल डिस्कस कर रहे थे जी। इलस्ट्रेशन 4 डिस्कस करते करते कुछ गड़बड़ हो गई थी कल। हमें क्लास एकदम रोकनी पड़ी थी, ऐसा ही हुआ था ना। तो आज हम दोबारा फिर वहां से बात शुरू करते हैं। चैप्टर कौन सा था? ये लेबर का चैप्टर है जी हमारा, और लेबर के चैप्टर में हमें ये एक्टिविटीज हम देख रहे थे यहां तक, और यहां से अब हमें आगे चलना है। कहानी थी जनाब ये तैयब की, जिनका स्टैंडर्ड है 20 यूनिट पर आवर का, और 8 घंटे का दिन है, और आवरली वेज 75 है। हमने पार्ट 3 पे बात करनी है। पीछे जी 1-2 में कोई इशू, 3 पे आइए। इफ एन इंसेंटिव प्लान इज यूज्ड, if an incentive plan is used providing an hourly rate increase of 5% for all hours worked each day, that quota production is achieved and record indicates। उससे कि जब बोनस प्लान कुछ ऐसा है कि जिस दिन
जिस दिन कोटा प्रोडक्शन अचीव होगी, कोटा प्रोडक्शन क्या है, 20 यूनिट पर डे, 20 यूनिट पर आवर, 8 घंटे का दिन है तो 160 यूनिट पर डे। जिस दिन कोटा प्रोडक्शन अचीव होगी उस दिन तमाम आवर्स पे 5% एक्स्ट्रा पे किया जाएगा। ठीक है जी, जिस दिन कोटा प्रोडक्शन अचीव होगी उस दिन तमाम आवर्स पे, ऑल आवर्स वर्क्ड, 5% एक्स्ट्रा पे किया जाएगा। तो जनाब हमारे पास 3 दिन है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और हम देखते हैं कि मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे तीनों दिन कोटा प्रोडक्शन अचीव हो रही है। तो तीनों दिन कोटा प्रोडक्शन अचीव हो रही है तो तीनों दिन की सैलरी तो बनती है, वो है ये 3 दिन की सैलरी यही बनती है ना। लेकिन अब हमें इंसेंटिव भी देना है। बेसिक सैलरी कितनी बनी, वेजेस बनी 1800 और इंसेंटिव सारी की सारी सैलरी पे मिलेगा ना भाई, ऐसा ही है। तो 1800 का 5%, प्रेजेंटेशन जैसी मर्जी करें, बट दिस इज 1890। ये है जी इसकी सैलरी इस केस में। चूंकि तीनों दिनों में टारगेट कोटा अचीव हो रहा है तो इसलिए हमने तीनों दिन की सैलरी पे 5% दे दिया। अगर 2 दिन अचीव होता तो 8 × 2 × 75 का दे देते 5%। एक दिन अचीव होता तो एक दिन की सैलरी पे 5% दे देते। लेकिन उसने कहा जिस दिन टारगेट अचीव होगा उस दिन के सारे आवर्स पे बोनस मिलना है, 5% एक्स्ट्रा जाना है। ये एक छोटी सी कैलकुलेशन थी जो हमारी कल रह गई थी, हमने इसको भी कंप्लीट किया। ये भी एक इंसेंटिव प्लान का 7वां तरीका समझ लो आ गया। छठा तरीका हमने ये देखा था परसेंटेज ऑफ टाइम सेव्ड, और 7वां तरीका ये है कोटा अचीवमेंट पे एक्स्ट्रा सैलरी। जी एनी क्वेश्चन? अच्छा जी एक और एक्टिविटी देखते हैं, इलस्ट्रेशन 5, और फिर हम क्वेश्चंस पे जाएंगे पास पेपर्स के। एम्प्लॉइज ऑफ अब्दुल्ला एंटरप्राइजेस वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 5 प्लस अ ग्रुप लीडर, 5 प्लस अ ग्रुप लीडर। Standard production for a group is 400. For a 40-hour week, the workers are paid 60 rupees an hour. 60 an hour. Unit production reaches 400 units. Then a bonus of 120 per unit is paid, with 100 being divided equally among the 5 workers, and the remainder passing on to group leader, who is also paid a weekly salary of 3000. Factory overhead is 60 rupees per direct labor hour and leaders earning. ये factory overhead की कहानी है। Production record of a group for 1 week shows Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, और ये total हर रोज 5 वर्कर्स का ग्रुप है, 8 आवर्स पर डे के हिसाब से, टोटल तो 40 मैन आवर्स काम होता है ना एक दिन में। हर रोज 40 मैन आवर्स काम होता है, टोटल 200 मैन आवर्स काम हो गया, और ये यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं डेली के, और ये हो गए जी टोटल। रिक्वायरमेंट क्या है? द वीक्स अर्निंग ऑफ द ग्रुप एक्सक्लूडिंग लीडर, द लेबर कॉस्ट पर यूनिट, द ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट एंड कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट बेस्ड ऑन द अबव डाटा। ये जी हमें वैल्यूज डिटरमिन करनी है, पहले पार्ट 1 के हिसाब से ही हम पढ़ते हैं। तो जरा एक बार डाटा फिर देख लीजिए, फिर हम इसको सॉल्व करने चलते हैं। रीड द डाटा अगेन, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। चैप्टर में बड़ा लिमिटेड सा नॉलेज हम ले रहे हैं। जैसे मैंने कहा एक टॉपिक जो है हमारा हमने छोड़ दिया, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक की चैप्टर की डिस्कशन हमारी कंप्लीट है। अब हम इसके बाद सिर्फ क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशंस, क्वेश्चंस ही देख रहे हैं। अच्छा
अच्छा जी, हमें पहले कहा गया है हम मेजर करें वीक्स अर्निंग ऑफ द ग्रुप। तो जैसे देखिएगा जी, ग्रुप की सैलरी है 60, वर्कर्स आर पेड 60 एन आवर। 60 एन आवर हमारी सैलरी है प्रोडक्शन वर्कर की, लेकिन प्रोडक्शन जब 400 यूनिट से बढ़ती है 120 रुपए पर यूनिट बोनस मिलता है उसके बाद। ठीक है जी। और ये इसमें से 100 डिवाइड होते हैं वर्कर में। हमसे मांगा क्या गया है, द वीक्स अर्निंग ऑफ द ग्रुप एक्सक्लूडिंग लीडर। 5 वर्कर का जो ग्रुप है उसकी अर्निंग हमें बतानी है, लीडर की अर्निंग छोड़ के, क्योंकि लीडर जो है वो सुपरवाइजर है और वो प्रोडक्शन वर्कर डायरेक्ट लेबर नहीं है। ठीक है, बल्कि उसने बताया भी हुआ है कि जो लीडर की सैलरी है वो तो ओवरहेड का हिस्सा है। फैक्ट्री ओवरहेड इज 60 पर लेबर आवर एंड लीडर अर्निंग। तो ओवरहेड जो है में लीडर की सैलरी वहां जा रही है। तो जनाब हमें उसने कहा गया कि पहले वर्कर्स की अर्निंग बताओ। अच्छा जी, वर्कर को एक तो हमने पे करने हैं आवर्स वर्क के ऊपर, जो काम किया उसके ऊपर 60 रुपए पर आवर, और दूसरा अगर वीक में 400 से ज्यादा यूनिट्स बनाए तो उनका बोनस। तो बनाए 400 से ज्यादा यूनिट्स, तो जनाब वर्कर्स की अर्निंग हमारी कैसे बनेगी? इलस्ट्रेशन नंबर 5 है जी ये, और हम इसका पार्ट 1 देख रहे हैं, जिसमें पहले हम वर्कर्स की अर्निंग देखने जा रहे हैं। वर्कर्स की अर्निंग में पहले हम वेजेस देखते हैं। तो भाई वर्कर्स हैं, मिलके काम कर रहे हैं ये 200 आवर्स पूरे हफ्ते में, और रेट है इनका 60 पर आवर। तो जनाब बनी अर्निंग 12,000। फिर इनको इंसेंटिव या बोनस मिलना है। इंसेंटिव मिलना है जब वो प्रोडक्शन 400 से ज्यादा करेंगे तो एडिशनल यूनिट्स में कितना, 50 यूनिट्स एक्स्ट्रा यूनिट्स हो गए। बोनस कितना मिलेगा वर्कर्स को? 100। टोटल बोनस 120 है, 100 वर्कर्स में बढ़ना है, 20 तो जाना है लीडर को। तो हम तो वर्कर्स की रेम्युनरेशन बना रहे हैं, तो हम कहेंगे इंसेंटिव होगा 452 माइनस 400 इंटू 100, ये बना जी 50। लीजिए जी, ये होगी टोटल अर्निंग, टोटल अर्निंग्स ऑफ ग्रुप। हमारी पहली रिक्वायरमेंट थी अर्निंग ऑफ ग्रुप बताइए, तो वो होगी 17,200। एग्रीड जी। कोई वैल्यू की कैलकुलेशन समझना पूछेगा, हमारी रिक्वायरमेंट का पहला हिस्सा है वीक्स अर्निंग ऑफ द ग्रुप एक्सक्लूडिंग लीडर। खत्म हो गया काम। नेक्स्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट। तो भाई बेटा production workers are paid 60 an hour, unit production reaches 400 units, then a bonus of 120 per unit is paid with 100 divided equally among all 5 workers। ये थोड़ी सी मुझे लगता है टाइपो, यहाँ पे कोई अंग्रेजी को थोड़ी ऊंची होगी, समझ नहीं आई मुझे अंग्रेजी, है ना? जो चीज यहाँ पे मिसिंग नजर आ रही है, workers are paid 60 an hour, unit production reaches 400 units, then a bonus of, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड जो मिसिंग नजर आ रहा है, मुझे एक वर्ड मिसिंग जरूर नजर आ रहा है कि वर्कर्स आर पेड 60 an hour, when production reaches 400 units। तो शायद ये यूनिट की जगह यहाँ पे 1 होना चाहिए, when production reaches 400 units। ये अंग्रेजी ठीक नहीं हो रही यार। हाँ, अब 52 तो रह जाएंगे। मैं कहानी पीछे की कर रहा हूँ, पीछे क्या कहानी है उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। पीछे है an hour, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ पे when ही रखूं
इसको फुल स्टॉप लगा दूं, 400 यूनिट्स के ऊपर मैं यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दूं या कोमा लगा दें? जी बेटा, क्या सजेस्ट कर? 60 an hour per hour कोई फर्क नहीं है. This does not change the sentence. ₹60 an hour, ₹60 per hour, इन दोनों का मतलब सेम है. ठीक है, तो मुझे लगता है सिर्फ यहाँ पे एक वैन हो जाए और यहाँ पे एक कोमा आ जाए तो बात ठीक हो जाती है. तो इस बात पर मैं इसको मजीद क्लियर कर दूं अगर हमें समझने में दिक्कत है. तो प्रोडक्शन 400 तक है तो हमारी सैलरी 60 an hour है. प्रोडक्शन 400 से एक्सीड करेगी तो बोनस 120 पर यूनिट है. 400 से आगे जाएंगे तो 120 पर यूनिट बोनस है. 400 तक 60 an hour है, मतलब 400 यूनिट बनाने तक आवरली सैलरी मिलनी है सिर्फ. लेकिन 400 से आगे चलेंगे तो हमें फिर 120 पर यूनिट बोनस देना है, जिसमें से 100 मिलना है वर्कर्स को, 20 जाना है लीडर को. तो लीडर को हम तो डिस्कस नहीं कर रहे, हम तो वर्कर को डिस्कस करें. तो जनाब ये हमारी बेसिक सैलरी होगी. 400 से ऊपर 52 यूनिट बनाए, 100 रुपए के हिसाब से ये बोनस हो गया, टोटल अर्निंग होगी. इसके बाद हमसे कहा गया है लेबर कॉस्ट पर यूनिट. तो लेबर कॉस्ट पर यूनिट इज 17,200 तकसीम 452 कितनी भाई? 38.05. ये जी लेबर कॉस्ट पर यूनिट आ गई. इसके बाद हमसे कहा जा रहा है कि आप बताइए ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट. ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट. अच्छा, इसका आंसर ना थोड़ा सा ठीक नहीं है, मैं इसका आंसर अभी हमें ठीक बनाना पड़ेगा. ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, हमारे ओवरहेड्स लगेंगे कितने, हमारे ओवरहेड हैं कितने? पहले हम ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट के लिए हम टोटल ओवरहेड्स लेते हैं और फिर इसको डिवाइड कर देंगे यूनिट्स प्रोड्यूस से. तो हमें ओवरहेड पर यूनिट मिल जाएंगे, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगा जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है. यूनिट्स प्रोड्यूस हमारे 452 हैं. मुझे टोटल ओवरहेड्स जानने हैं. मेरे टोटल ओवरहेड्स कितने हैं? मुझे बताया गया है मेरे टोटल ओवरहेड्स एक तो है यहाँ पे जनाब ये 60 पर लेबर आवर एंड लीडर्स अर्निंग, ये मेरे ओवरहेड्स हैं. तो जनाब मैं टोटल ओवरहेड लेके आता हूँ. मेरे टोटल ओवरहेड्स हैं 60 पर आवर, 200 घंटे काम हुआ तो ये तो लेबर पर आवर वाले हो गए. फिर लीडर सैलरी, लीडर की सैलरी है एक तो ये 3,000 प्लस 20 इंटू 52. लीजिए जी, यहां से लाए आप टोटल ओवरहेड्स कितने हैं जी? 16,400. ये टोटल ओवरहेड, सॉरी लीजिए जी, यूनिट से डिवाइड कीजिए तो आपको ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट मिल गया 35.48. लीजिए जी, ये आपकी ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट आ गई जो हमसे मांगा गया है. यहाँ पे लेबर कॉस्ट के बाद ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट एंड देन कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट. तो कन्वर्जन कॉस्ट दोनों को सम कर लेंगे हम. कन्वर्जन कॉस्ट हमारी होती है लेबर प्लस ओवरहेड. तो ये होगी जी हमारी 38.05 प्लस 35.48 70. ये हमारा पार्ट 1 इसका खत्म हुआ. इसका आंसर जो है इलस्ट्रेशन का दैट इज रॉन्ग. नए एडिशन में तो उसको अपडेट कर दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे ये गलती हमारी रह गई है. ठीक है, इस एडिशन का आंसर में जो आंसर है पीछे गलत है. दिस इज द करेक्ट आंसर जो मैंने आपसे शेयर किया. जी, एनी क्वेश्चन? जी बेटा, क्या समझना है आपको? टोटल ओवरहेड की कैलकुलेशन. बेटा ये जुमला पढ़ लो, सब कुछ इस जुमले में लिखा हुआ है. इसलिए आपको क्वेश्चन रीडिंग पे बार बार एम्फसाइज कहा जाता है कि जब तक आप क्वेश्चन को अच्छी तरह बार बार नहीं पढ़ते आप चीजों को कैलकुलेट नहीं कर पाते. 60 रुपए पर लेबर आवर है प्लस लीडर की सैलरी है. तो लीडर की सैलरी क्या है? 3,000
जमा 20 रुपए पर यूनिट बोनस बताया था पिछले पेज लाइन में कि 120 में से 20 रुपए बोनस उसको मिलता है। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन किसी और बच्चे के पास, कोई और सवाल? अच्छा, जिसका पार्ट 2 पढ़ते हैं। A schedule of daily earning, a schedule showing daily earning of the group excluding leader, unit labor cost, unit overhead cost and conversion cost per unit, assuming that company uses group bonus plan of 100% of time saved. 100% of time saved अगर ये कहानी चलती है तो फिर आप बताइए कि आपकी डेली बेसिस पे ये वैल्यूज, आपको डेली वैल्यूज चाहिए। ग्रुप की अर्निंग लीडर के अलावा, लेबर कॉस्ट डेली क्या आ रही है, यूनिट ओवरहेड कॉस्ट डेली क्या आ रही है और कन्वर्जन कॉस्ट डेली क्या आ रही है। अज्यूमिंग दैट कंपनी यूजेस अ ग्रुप बोनस प्लान, और वो बोनस प्लान क्या है, 100% ऑफ द टाइम सेव्ड। तो हमारे पास 5 दिनों का डाटा है, हमने हर दिन का हिसाब बनाना है। तो हम इसके पार्ट 2 पे जब जाते हैं, हमें वर्कर की सैलरी चाहिए 5 दिन की, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये आप वर्किंग के लिए रख लेते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। हमारे पास जो सैलरी है उसमें कहा गया है कि एक तो आपकी सैलरी मिलनी है बेसिक आपको, और दूसरी मिलनी है इंसेंटिव 100% ऑफ द टाइम सेव्ड पे, ऐसे ही है। तो हम पहले टाइम सेव्ड की कैलकुलेशन कर लेते हैं। टाइम सेव्ड में हम आवर्स वर्कड ऐड कर देंगे तो वो हमें मिल जाएगा टोटल आवर्स जिनकी सैलरी देनी है हमें। तो हम पहले लेते हैं टाइम सेव। टाइम सेव कैसे निकलता है जी? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन लेस एक्चुअल आवर्स। ये मैं आपको जरा सिर्फ आपकी एक्टिविटी के लिए करवा रहा हूँ, ऐसे मुझे इसकी जरूरत नहीं थी इस वैल्यू की, लेकिन फिलहाल हम टाइम सेव, आवर्स सेव निकालना चाहते हैं जिस पे हमें इंसेंटिव देना है, क्योंकि हमने कहा आवर्स सेव पे इंसेंटिव देना है और आवर्स वर्कड पे हमने बेस सैलरी देनी है, ऐसे ही। तो अब हमें आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन लेने हैं डेली के। तो लाइक मंडे को 72 यूनिट्स बने, हमारे स्टैंडर्ड के लिहाज से मंडे को कितने यूनिट्स बनने चाहिए थे? 70 यूनिट्स के लिए हमारे स्टैंडर्ड के लिहाज से कितने आवर्स लगने थे? सीधा सा हिसाब हम देखना चाहें अगर, तो क्या बनता है साहब हमारा? हम पूरे वीक में 200 घंटे लगाते हैं और 200 घंटे की स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है, 200 घंटे की स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है 400 यूनिट्स, यही है ना? पूरे वीक में 200 घंटे की स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 400 यूनिट्स हैं। इसका मतलब 1 यूनिट का टाइम होता है, मतलब 1 घंटे में कितने यूनिट बनते हैं? 2। यही कहानी बनी। हमारा स्टैंडर्ड है कि 1 वीक में आप 200 घंटे काम करेंगे ये वर्कर, और हमारा स्टैंडर्ड है हमारे वर्कर्स 1 वीक में 400 यूनिट बनाएंगे। इसका मतलब 200 घंटों में 400 यूनिट्स। हमने पढ़ा हुआ है कि हम स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन कैसे निकालते हैं। वर्किंग 1 हम लेते हैं एक्चुअल प्रोडक्शन और इसको डिवाइड करते हैं स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर से। यही फार्मूला पढ़ा था ना हमने। तो जनाब अब ये फार्मूला हम अप्लाई करने जब चलें, तो मैं जैसे मंडे के लिए कैलकुलेट अगर करूं तो मंडे की एक्चुअल प्रोडक्शन है 72 आवर्स और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन फॉर एक्चुअल आवर्स 400 डिवाइड बाय 200 2 है, ठीक है। तो बने ये 36। तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इज 36
actual hours are 40. Time saved is never negative, zero. Either it is positive or zero. ठीक है जी, ये हमने कल भी बात चेक कर ली थी. अब हमें यहाँ से असूल पता लग गया कि हमें हर दिन की प्रोडक्शन को डिवाइड कर देना 2 से, तो हमें स्टैंडर्ड आवर्स मिल जाएंगे. लीजिए जी, ये हर दिन की प्रोडक्शन आपके पास आ रही है, तो इसको डिवाइड करते जाए दिनों के साथ. 40.5 नेक्स्ट, 47.5 नेक्स्ट, 51, 51 और ये लीजिए जी 40, 40, 40, ये तो 40 है. टाइम सेव यहाँ पे 0.5 है, 7.5 है, 11 है, 11. टाइम सेव्ड हमारे पास है. इफ दिस इज मैं अगर कहूं ये A है, ये B है, तो ये C जो वैल्यू है A माइनस B से मैंने हासिल की. एग्रीड. अब मैंने जो वेज देनी है, वेजेस जो देनी है, मैं इसको स्मार्टली प्रेजेंट कर सकता हूं, लेकिन अभी मैं इसको खुद ही डिटेल में जा रहा हूं. जो मैंने वेज देनी है वो मैंने पे करनी है एक्चुअल आवर्स वर्क पे. बी रेट क्या है मेरा सैलरी का, 60 रुपए, 60. और इसके बाद मैंने जो इंसेंटिव देने हैं वो टाइम सेव पे देने हैं, विच इज सी इंटू 100% है ना, तो 100% मतलब पूरे आवर्स पे 60. लीजिए जी, यहां से हम डेली वेज मेजर कर सकते हैं. डेली टोटल डेली अर्निंग्स, हम इसको अर्निंग कह लेते हैं. अर्निंग्स, इसमें वेज प्लस इंसेंटिव दोनों आ जाते हैं. तो लीजिए जनाब 40 into 60, ये तो सारा 2400 ही रहना है को, तो हर दिन ही 44 घंटे काम हुआ है, ये तो 2400 ही है. हाँ, इंसेंटिव हर दिन बदलेगा, यहाँ पे 0 है. इधर कितना है 30, सॉरी 450, 660, 660. लीजिए जी, डेली अर्निंग होगी 2400, 2430, 2850, 3060, 3060 जी. डेली अर्निंग हमारे पास आई. एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? डेली अर्निंग की कैलकुलेशन में हमने आवर सेव्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है. पहले आवर सेव्ड का कॉन्सेप्ट हमने पहले पढ़ा हुआ है. आवर सेव्ड पे 100% इंसेंटिव चला गया और जो एक्चुअल आवर्स वर्कड हैं उस पे बेसिक सैलरी चलेगी. एनी क्वेश्चन? टोटल ओवरहेड निकाले थे पहले वाले पार्ट में, इसमें हमने उसकी बेसिक वेजेस और जो इंसेंटिव उसकी सैलरी है डिटेल. बेटा, वेजेस की टर्म जो यूज की जाती है वो प्रोडक्शन वर्कर के लिए नॉर्मली की जाती है. ये सुपरवाइजर है, इसके लिए क्वेश्चन में टर्म सैलरी लिखी हुई है. ठीक है, सैलरी उसकी है और ये उसका इंसेंटिव है. ये पार्ट 1 की कहानी थी, पार्ट 1 के साथ खत्म होगी. अब हम पार्ट 2 पे आए हैं. पार्ट 2 में स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. पार्ट 2 के लिहाज से हमारी डेली अर्निंग आ गई. उसने क्या क्या मांगा, अगर हम इसको देखें, उसने कहा पार्ट 2 के साथ डेली अर्निंग बताओ ऑफ द ग्रुप एक्सक्लूडिंग लीडर, यूनिट लेबर कॉस्ट. तो यूनिट लेबर कॉस्ट लेने के लिए हम यहां पे ले आते हैं डेली प्रोडक्शन. डेली प्रोडक्शन 72, 81, 97, 95, 102 एंड 102, ऐसा ही है. लीजिए जी, अब मैंने कहा कि ये वैल्यू अगर मेरी डी थी, सी तक पहुंचा था, तो अगर ये डी आई थी तो, और ये ई है, तो डी डिवाइडेड विद ई, इसको मैं अगर एफ समझ लूं तो ये मेरी लेबर कॉस्ट पर यूनिट है. लेबर कॉस्ट पर यूनिट. तो जनाब लेबर कॉस्ट पर यूनिट हमारी क्या आ रही है? 33.33, 30, 30, 30, 30. लीजिए जी, लेबर कॉस्ट पर यूनिट हमारी क्या आती है?
हमने डेली अर्निंग्स ऑफ द ग्रुप निकाल ली, हमने लेबर कॉस्ट, यूनिट लेबर कॉस्ट निकाल ली। अब हमें क्या चाहिए? यूनिट ओवरहेड कॉस्ट। यूनिट ओवरहेड कॉस्ट के लिए मुझे चाहिए यूनिट ओवरहेड कॉस्ट मेरी होगी टोटल ओवरहेड्स डिवाइडेड विद प्रोडक्शन ई, ऐसा ही है। ये मेरी यूनिट ओवरहेड कॉस्ट की कैलकुलेशन होगी। लेट्स अज्यूम मैं इसको ये एफ था तो मैं इसको जी ले लेता हूं, और टोटल ओवरहेड कॉस्ट के लिए मैं वर्किंग 2 बना लेता हूं। इस केस में मेरा टोटल ओवरहेड क्या रहेगा? डेली का टोटल ओवरहेड ले रहा है, डेली का टोटल ओवरहेड लेना है और उसको मैंने डेली की प्रोडक्शन से डिवाइड करना है। तो मैं टोटल ओवरहेड की का डेली ओवरहेड, मैं यहां पे वर्ड यूज करता हूं डेली ओवरहेड, क्योंकि हमें हर दिन के लिए अलग हिसाब रखना है ना। अब मेरा डेली ओवरहेड क्या है? मेरा डेली ओवरहेड है एक 60 रुपीज पर आवर, 60 रुपीज पर लेबर आवर। तो जनाब 60 रुपीज पर लेबर आवर, डेली आवर काम होता है 40। एक तो ये हो गया, प्लस ओवरहेड में क्या शामिल है? लीडर की सैलरी। हमें बताया गया ना भाई कि ओवरहेड में फैक्ट्री ओवरहेड्स इज 60 पर आवर एंड लीडर्स अर्निंग। अब इस केस में क्या लीडर को बोनस जा रहा है? नहीं जा रहा। उधर तो पहले केस में बताया था 120 रुपए बोनस है, 20 रुपए लीडर को जाते हैं। यहां पे उसने कहा टाइम सेव्ड का बोनस जाता है। तो टाइम सेव्ड तो प्रोडक्शन वर्कर करता है ना भाई, जो प्रोडक्शन कर रहा है टाइम सेव तो वो करेगा। लीडर तो प्रोडक्शन कर ही नहीं रहा, वो कहां से टाइम सेव करेगा? तो लीडर को कोई बोनस नहीं जा रहा। तो जनाब यहां पे हमारी एक तो डेली का ओवरहेड ये है, प्लस वर्कर की वीकली, लीडर की सैलरी है, इसको 5 से डिवाइड कर दो, 3000 सैलरी वीक की है ना, तो हम तो डेली ओवरहेड निकाल रहे हैं। डेली आवर्स इंटू रेट और पर डे की उसकी सैलरी 3000 वीकली सैलरी है ना, वीक में 5 दिन है ना, डेली सैलरी बना ली। हम डेली ओवरहेड चाह रहे हैं तो कितना बना ओवरहेड डेली? 3000। ये हमारा टोटल ओवरहेड है। तो जनाब डेली ओवरहेड हमारे पास 3000 आ गया, प्रोडक्शन से डिवाइड करते जाइए। 41.67, 37.03, 57, 29.41, 29.41। लीजिए जी, ये हमारे पास ओवरहेड्स आ गए डेली के। ये हमारी लेबर कॉस्ट पर यूनिट है एफ, ये हमारी ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट है जी। ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट डेली की निकाल रहे थे, तो हमने डेली के ओवरहेड लेके उनको डेली की प्रोडक्शन से डिवाइड किया। डेली ओवरहेड डिवाइड विद डेली प्रोडक्शन। जी, एनी क्वेश्चन? कोई सवाल? इसके अलावा क्या चाहिए? कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट। तो कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट तो बड़ी आसान है। यहाँ पे कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट कहां से आएगी? एफ जी, एफ प्लस जी करेंगे तो हमारे पास कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट आ गई। तो बोलिए जनाब, दिस 75 जी, 67.03, 61.57, 59.41, 59.41। लीजिए जी, इसका सोल्यूशन जैसे मैंने कहा था किताब के एंड पे जो अवेलेबल है, दैट इज नॉट करेक्ट। इसमें ये ओवरहेड की कैलकुलेशन में गड़बड़ है। तो मैंने आपके साथ जो इस सवाल के मुताबिक करेक्ट कैलकुलेशन सही बनती है वो शेयर की, इसके आंसर में गलती है। जी बेटा, जी एनी क्वेश्चन?
लेबर एंड ओवरहेड्स की वैल्यूज की कैलकुलेशन में किसी कैलकुलेशन पे कोई गाइडेंस हेल्प चाहिए तो पूछिए। जी बेटा 40 आवर्स पर वीक हर वर्कर के हैं ना, तो वर्कर तो हमारे पास हैं 5, इसीलिए टोटल ठीक है 5 वर्कर हैं, ठीक है, तो हमारे पास इसलिए टोटल वीक में 200 घंटे बन गए। जी किसी वैल्यू की डिटर्मिनेशन में कोई हेल्प चाहिए तो पूछिए। अच्छा जी एक क्वेश्चन है जी, अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं, कुछ 3-4 क्वेश्चन हमें देखने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। लार्क, मिस्टर लार्क, काफी पुराना सवाल है, सिर्फ 5 नंबर का सवाल है। रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट टोटल वेजेस पेड टू मिस्टर लार्क allocating it between direct and indirect labor. Also give reasons for allocation. So wages calculate करें, direct indirect में तकसीम कीजिए और साथ साथ तकसीम की वजह भी बताइए। Mr. Lark works as a machinist on a machine running 54 hours a week. Following information pertains to his last week's work on the machine. Last week, पिछले वीक का काम है जी। Total hours worked 54 घंटे का वीक होता है, काम किया 51 घंटे, जिसमें से ओवर टाइम लग गया 4 घंटे जो कि शामिल है इसमें, और आइडल टाइम ड्यू टू मशीन ब्रेकडाउन 3 घंटे। तो 51 घंटे काम हुआ जिसमें से 47 नॉर्मल हुआ, 4 घंटे ओवर टाइम हुआ, 3 घंटे आइडल टाइम रहा। बेसिक वेज रेट इज 25 रुपए। ओवर टाइम इज पेड एट अ बेसिक रेट प्लस 45%। रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट टोटल वेजेस पेड टू मिस्टर लार्क एलोकेटिंग बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। लार्क को टोटल कितनी वेजेस हम पे करेंगे और उसमें से डायरेक्ट कितनी होगी, इनडायरेक्ट कितनी होगी, ये हमें हिसाब किताब बनाना है। लाख को जो हम वेजेस पे कर रहे हैं वो 3 हेडिंग्स में जाएंगी। एक नॉर्मल आवर्स, एक ओवरटाइम आवर्स और एक आइडल आवर्स। 3 हेडिंग में उसको सैलरी पे होनी है। हम पहले इसके वेजेस बनाते हैं, फिर उसका ब्रेकअप बनाते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट में। इसको अदरवाइज भी किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल मैं टोटल वेजेस के हिसाब से कैलकुलेशन बनाता हूं। नॉर्मल आवर्स, कितने काम किया उसने, 47, और नॉर्मल का रेट क्या है 25। ये जी नॉर्मल आवर्स की वेजेस आ गई, कितनी जी 14,1175, ये नॉर्मल वेजेस आ गई। ओवर टाइम में कितने घंटे काम किया 4, और ओवर टाइम की वेजेस होगी 25 के ऊपर 45% प्लस, तो 25 इंटू 1.45 ये बना
36.1, तो मल्टीप्लाई कीजिए 145। इसके बाद आइडल आवर्स हैं कितने? 3, तो ये भी बेसिक वेज पे जाएंगे 75। अच्छा जी, अब हमने काम करना है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के ब्रेकअप का। मैं समझाने के अंदाज में इसका मैं फॉर्मेट, एग्जाम फॉर्मेट उसका नहीं लेकर, समझाने के अंदाज में जो तो नॉर्मल आवर वर्कर ने काम किया, दीज वर फुल्ली यूटिलाइज इन प्रोडक्शन, ये तो प्रोडक्शन में इस्तेमाल हुए ना, तो ये तो यकीनन डायरेक्ट है। और जो आइडल टाइम है क्या इसमें प्रोडक्शन की, तो ये इनडायरेक्ट है। मैं साथ एक्सप्लेनेशन भी आपको देता जा रहा हूं, ठीक है। तो जो टाइम प्रोडक्शन में इस्तेमाल हुआ नॉर्मल, उसका सैलरी डायरेक्ट होगी, और जो टाइम आइडल की सैलरी थी उसमें प्रोडक्शन हुई नहीं, तो उसकी सैलरी इनडायरेक्ट होगी, क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट तो होती वही है जो कि प्रोडक्ट बनाने पे खर्च हुई, तो ये तो प्रोडक्ट बनाने पे खर्च नहीं हुई, ये तो बंदा फारिग बैठा रहा किसी वजह से। अब आ जाइए इस पे, ओवर टाइम कहां इस्तेमाल होता है? ये टाइम कहां लगा? प्रोडक्शन में। अच्छा, ये टाइम चूंकि प्रोडक्शन में लगा है, तो इसकी जो बेस रेट है ना, उस पर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं। ओवर टाइम के जो बेस सैलरी है उस पर कोई क्वेश्चन नहीं, ओवर टाइम प्रोडक्शन के लिए लगता है, और प्रोडक्शन पे जो खर्चा लगा वो डायरेक्ट है। लेकिन बेस की हद तक हम क्लियर है कि भाई ये जो है ना 4 × 25, ये तो डायरेक्ट है, मतलब 100, ये तो डायरेक्ट है, इस पे तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं। जो बचता है ना प्रीमियम, जो कि है 100 का 45, ऐसा ही ना, बेसिक का 45%, जो बचता है ना प्रीमियम, इस पे आता है क्वेश्चन मार्क, प्रीमियम पे आता है क्वेश्चन मार्क। प्रीमियम डायरेक्ट भी हो सकता है, प्रीमियम इनडायरेक्ट भी हो सकता है, और दिस इज रिटन इन योर नोट्स, अगर किसी ने पढ़ा तो। इट इज रिटन ऑन पेज नंबर 92 के अपर हाफ में, बुक में पेज 92 के अपर हाफ में कुछ कहानी लिखी नजर आ रही है ओवर टाइम प्रीमियम की। ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम प्रीमियम। ओवर टाइम प्रीमियम अगर तो रूटीन में होता है, अगर रूटीन में होता है कि हम रूटीन से मुराद हम क्या लेते हैं कि हमारे मशीनरी अक्सर ही ख़राब हुई रहती है, हमने कस्टमर्स को टाइम दिया होता है डिलीवरी का, मशीन की ख़राबी की वजह से हम अक्सर डेडलाइन में पीछे रह रहे होते हैं, तो हमें वर्कर से रिक्वेस्ट करवा के ओवर टाइम करवाना पड़ता है। अगर तो कंपनी अपने इंटरनल रीज़न की वजह से ओवर टाइम लगवा रही है, ओवर टाइम प्रीमियम इज इनडायरेक्ट, ओवर टाइम प्रीमियम इज इनडायरेक्ट, क्योंकि भाई हम अपनी मजबूरी से लगवा रहे हैं, और इसमें ओवर टाइम लगवाने की वजह से हम कोई एडिशनल प्रोडक्शन नहीं करते, और जो प्रीमियम एक्स्ट्रा पे करके हम कोई एडिशनल काम तो नहीं ले लेते ना, हम एडिशनल प्रीमियम पे करके एडिशनल काम नहीं ले रहे, हमने तो टाइम पे डिलीवरी देनी थी कस्टमर को, हमारी मशीन खराबी हो गई, हमारी रॉ मटेरियल हमारा खत्म हो गया, जिसकी वजह से हम टाइम पे प्रोडक्शन नहीं दे पा रहे कस्टमर को, हमने वर्कर से रिक्वेस्ट करके टाइम लगवाया, तो हमने एक्स्ट्रा पैसे उसको दिए हैं, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा प्रोडक्शन नहीं ली, वो प्रोडक्शन हम कल सुबह भी ले सकते थे, ठीक है, हमने उससे एक्स्ट्रा टाइम एक्स्ट्रा पैसे देकर प्रोडक्शन सिर्फ इसलिए करवाई है आज की तारीख में कि आज की तारीख में हमने कस्टमर से प्रॉमिस किया हुआ है, अदरवाइज हम ये टाइम कल भी लगवा सकते थे, कल सुबह भी नॉर्मल टाइम में करवा सकते थे। तो अगर कंपनी अपनी इंटरनल रीजन की वजह से ओवर टाइम लगाती है, तो ओवर टाइम प्रीमियम, ख्याल कीजिएगा हम सिर्फ प्रीमियम की डिस्कशन कर रहे हैं, बाकी सारी चीजें डिसाइडेड है। अगर कंपनी इंटरनल रीजन की वजह से ओवर टाइम लगवाती है तो प्रीमियम इज इनडायरेक्ट। लेकिन बाज़ औक़ात होता ऐसे है कि कस्टमर हमें अप्रोच करता है, वो कहता है जी मुझे कल रात को माल चाहिए, हम कहते हैं भाई नहीं, हम आपको कल रात को नहीं दे सकते, हम परसों दे सकते हैं। वो कहता है मुझसे पैसे ज़्यादा ले लो, मुझे कल रात को दो। तो फिर हम कहते हैं जी फिर तो हमें वर्कर से ओवर टाइम लगवाना पड़ेगा, तो ओवर टाइम लगवा आपको बनवा देते हैं। कहता है ठीक है जी, मैं पैसे मैं ज़्यादा दे रहा हूँ ना मैं। तो अब कस्टमर की रिक्वेस्ट पे ओवर टाइम लग रहा है, जब कस्टमर की रिक्वेस्ट पे ओवर टाइम लगता है तो फिर ओवर टाइम प्रीमियम इज ट्रीटेड एज डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। तो यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली, बाकी जगह हम क्लियर है, इस पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, इस पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है।
इस पे भी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है, इस पे क्वेश्चन मार्क है। ये प्रीमियम का जो हिस्सा है ना ओवर टाइम की सैलरी में, दो हिस्से हैं। ओवर टाइम की सैलरी 145, इसमें एक है 100 और एक है 45। 100 जो है वो बेसिक है और जो प्रीमियम है एक्स्ट्रा पेमेंट 45 है। तो प्रीमियम पे क्वेश्चन मार्क है। प्रीमियम डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। सो हमने रीजन क्या देखी कि अगर कंपनी अपने इंटरनल रीजंस की वजह से ओवरटाइम लगवाती है, अपनी मर्जी से ओवरटाइम लगवाती है, तो ये इनडायरेक्ट होगा। लेकिन अगर कस्टमर की रिक्वेस्ट पे ओवरटाइम लग रहा है तो डायरेक्ट है। हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कस्टमर रिक्वेस्ट तो हम इसको डायरेक्ट समझते हैं, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम इसको इनडायरेक्ट समझते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन, किधर गया क्वेश्चन, तो पीछे रह गया कहीं। तो इस क्वेश्चन में ऐसी कोई बात नहीं की गई थी। इस क्वेश्चन में उसने बताया नहीं कि ओवरटाइम क्यों लगा, तो हम अज्यूम करेंगे फिर ये किसी इंटरनल रीजन की वजह से लगा होगा, तो इसको इनडायरेक्ट ही समझो। जी, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? जी, साइलेंट है तो हम इनडायरेक्ट समझेंगे। अगर साइलेंट है तो प्रीमियम को हम इंटरनल, ओवरटाइम को इंटरनल रीजन की वजह से समझेंगे और प्रीमियम को इनडायरेक्ट ट्रीट करेंगे। जी, अच्छा जी, अब हमारे पास अगला सवाल जो है वो काफी लेंथी है और उससे अगला सवाल उससे भी लेंथी है, तो इसका मतलब हमारे पास टाइम अभी है नहीं अगला सवाल करने का। तो हम आज का सेशन फिर यहीं पे क्लोज करते हैं और कल इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन से बात आगे लेके चलेंगे। और कल हमारी टेस्ट डिस्कशन डे भी है, ठीक है जी। थैंक यू। टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 2, 2 टेस्ट डिस्कस होने हैं कल हमारे, रिव्यू करके आइएगा। अस्सलाम वालेकुम।